जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत को चले थे झटका देने के लिए, भारत के खिलाफ ही कदम उठा रहे थे दोस्तों। लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका है, भारत ने अंदर खाने ऐसा कार्य कर दिया कि भारत से दुश्मनी मोहम्मद यूनुस को इतनी ज्यादा महंगी पड़ गई दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। बताएंगे भारत ने अंदर खाने यानी बैकएंड में कौन सा ऐसा चाल चला कि मोहम्मद यूनुस और पूरा बांग्लादेश हिल गया दोस्तों। एक एक बांग्लादेशी की हालत खराब हो गई। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीति, साथ ही साथ आपको बताएंगे अमेरिका के साथ टैरिफ की तनातनी के बीच अमेरिका ने भारत के साथ किया रक्षा करार दोस्तों। अमेरिका संग भारत ने 10 साल की कर दी डिफेंस डील। बताएंगे जिसके बाद पाकिस्तान को कैसे झटका लगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है दोस्तों। पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया को देने वाला है धोखा। क्या मुस्लिम संगठन से पाकिस्तान को कर दिया जाएगा बाहर? एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारत जैसी कूटनीति कोई अन्य देश प्ले नहीं कर सकता, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर भारत की दुश्मनी बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पड़ी महंगी दोस्तों। चीन पाकिस्तान की गोद में बैठा बांग्लादेश अब अधिक कीमत पर दुबई से खरीद रहा है चावल। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत यह चावल दुबई से महंगे रेट में खरीद रहा है। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का रेगिस्तानी शहर दुबई चावल पैदा नहीं करता, वो चावल के लिए खुद आयात पर निर्भर है। ऐसे में बांग्लादेश द्वारा यूएई से चावल खरीदने पर सवाल रहे हैं दोस्तों। बांग्लादेश के खाद्य विभाग ने कह दिया है कि दुबई से आने वाला चावल असल में भारतीय चावल है। जी हां, लेकिन आपूर्तिकर्ता का कार्यालय दुबई में है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक दुबई के रास्ते चावल आयात करने पर अतिरिक्त लागत आती है, जो कि बांग्लादेशी जनता के पैसे की बर्बादी है। दुबई चावल उत्पादक देश नहीं है, बल्कि वह भारत से चावल को इंपोर्ट करता है और उसे पुनः निर्यात करता है। हालांकि भारत से सीधे चावल आयात करने का अवसर है, लेकिन किसी मध्यस्थ कंपनी के माध्यम से खरीदने के यूनुस सरकार के फैसले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेशियों की हालत खराब हो चुकी है। चावल की महंगाई को देखकर, चावल के दामों को देखकर भारत से दुश्मनी यूनुस को तगड़ा महंगा पड़ रहा है दोस्तों। बता दें, bddigest.com पर छपी खबर के मुताबिक बांग्लादेश के खाद्य विभाग के खरीद विभाग के निदेशक मोहम्मद मोनी रुजमा ने कहा कि चावल आपूर्तिकर्ता का कार्यालय दुबई में है, लेकिन चावल का वास्तविक सोर्स भारत है। 22 अक्टूबर को सरकारी खरीद सलाहकार परिषद ने म्यांमार और दुबई से कुल 1 लाख टन चावल की खरीद को मंजूरी दी। म्यांमार से 50,000 टन अताप चावल और दुबई से 50,000 टन गैर बासमती पार बॉइल्ड चावल खरीदा जाएगा। इसकी कुल लागत 446.23 करोड़ टका होगी। दोस्तों, दुबई जो है वो चावल के पुनर्निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। ये भारत से बासमती और गैर बासमती चावल का आयात करता है और इसे अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों को निर्यात करता है दोस्तों। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भरना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश को आजाद कराने वाले भारत के खिलाफ ही मोहम्मद यूनुस सरकार ने मुंह फेर लिया। इससे खुद बांग्लादेश को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हो रहा है। इसमें निर्यात लागत में वृद्धि, व्यापार घाटा बढ़ना, भारतीय बाजार में प्रवेश में बाधाएं और भारत के माध्यम से अन्य देशों तक पहुंचने में मुश्किलात शामिल हैं। दोस्तों, भारत के लिए महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले नदी मार्गों का इस्तेमाल घटने से बांग्लादेश को अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स में भी समस्याएं हो सकती है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से सीमा पर भी अशांति बढ़ सकती है। भारत की ओर से लैंड पोर्ट्स बंद किए जाने से बांग्लादेशी उत्पादों को अब समुद्री बंदरगाहों से भेजना पड़ता है, जिससे उसकी लागत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत से आयात किए जाने वाले सामानों पर भारी निर्भरता और निर्यात में कमी के कारण बांग्लादेश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात, कॉटन और कॉटन यार्न जैसी वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लैंड पोर्ट्स बंद होने से भारतीय बाजार में बांग्लादेश के उत्पादों को पहुंचाना कठिन हो गया है। चीन पर अधिक निर्भरता के कारण बांग्लादेश को भारत के साथ तनाव को कम करने में मुश्किल की सामना करनी पड़ सकती है। सीमा पर
पर तनाव और बढ़ती भारत विरोधी भावनाएं बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है। दोस्तों, अगर ऐसे आप देखें तो बांग्लादेश को 77 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में भारत से पंगा लेना मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेशियों की हालत खराब हो रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस भारत के सामने गिड़गिड़ाते हैं या फिर बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के हुक्मरानों की ही तरह गर्त में लेकर जाते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, लेकिन भारत ने फैसले लेकर बता दिए हैं कि भारत से दुश्मनी तुम्हें हर हाल में महंगी पड़ेगी। अगर आप भी दोस्तों भारत की कूटनीति का हमेशा से बेहतरीन मानते आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लेकिन कमेंट में ये कहना मत भूलिएगा कि भारत से पंगा महंगा पड़ेगा। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, टैरिफ की तनातनी के बीच अमेरिका के साथ रक्षा करार। अमेरिका संग भारत ने की 10 साल की डिफेंस डील। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 10 साल के लिए नया रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया है। दोस्तों, इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हस्ताक्षर किया। ये समझौता पीएम मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस बैठक के बाद आगे बढ़ा। समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी, जिससे भारत को अहम रक्षा तकनीक का एक्सेस और नई डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ का मौका मिलेगा। इस बैठक से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल चुनौतियों पर बातचीत की। इसी दौर में पेंटागन ने भी बयान जारी करके बताया कि इस डील के तहत भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन, खासकर मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें जीई एरोस्पेस का F404 इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोले तो HAL की डिलीवरी भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने 10 वर्ष का नया रक्षा समझौता हस्ताक्षर किया, जो भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वय और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ाने का फैसला किया है। हेगसेथ ने कहा कि अब तक भारत अमेरिका के रक्षा संबंध इतना मजबूत कभी नहीं रहा। जी हां दोस्तों, आप सामने ट्वीट भी देख पा रहे होंगे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ का। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इजरायली यहूदियों के रक्षक बनकर मुस्लिम दुनिया को धोखा देने जा रहे हैं पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर। दांव पर लगा दी पाकिस्तान की साख। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इजरायल को लेकर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान गाजा में शांति व्यवस्था की अमेरिकी पहल के तहत अपने 20,000 सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। इसके लिए जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायल की मोसाद के चीफ के साथ गुप्त बैठक भी हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ इसे बड़ी कूटनीतिक दाव की तरह देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इसके पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह छिपा हुआ है जिसके चलते ये पाकिस्तान और इजरायल दोनों के लिए विस्फोटक हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये खतरा उसके घर से ही शुरू होता है, जो आगे बढ़कर इस्लामिक दुनिया में उसकी साख को मटिया मेट कर सकता है। दशकों से पाकिस्तानी सेना ने कट्टरपंथियों को पाला पोसा है, जिसके चलते देश में फलस्तीनी आंदोलन को लेकर प्रबल भावना है, जो इजरायल को लेकर उतनी ही गहरी नफरत है। जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना को इस्लामी हितों के संरक्षक के रूप में पेश करते हैं। ऐसे में उसे इजरायल के साथ गठबंधन करने वाली ताकत के रूप में देखा गया तो स्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना का यह कदम देश में मौजूद इस्लामी गुटों को भड़का सकता है, जो अंततः राजनीतिक अराजकता को न्योता देगा। इसके साथ ही गाजा में शांति सेना की तैनाती एक खतरनाक फैसला है। शांति मिशन सहमति और विश्वसनीय तटस्थता पर निर्भर करते हैं। गाजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी सैनिकों पर वही लोग हमला कर सकते हैं जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर है, या फिर इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है दोस्तों, जिसमें वे इजरायली बलों से टकराव में फंस सकते हैं। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान का यह फैसला इस्लामिक दुनिया में उसके संबंधों के लिए भी खतरा बन सकता है। ईरान, तुर्की और कतर जैसे हमास के कट्टर समर्थक मुस्लिम देश पाकिस्तान के फैसले को इस्लामिक दुनिया से धोखे की तरह देखेंगे। उसकी नजर में पाकिस्तान छोटे आर्थिक या राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिमी और इजरायल के हाथों में खेल रहा है। ऐसी सोच पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अलग थलग कर सकती है, जिसका वो नेतृत्व करने का सपना देखता है। तो वहीं आपको बता दें,
उधर इजराइल का खेल करने के लिए मिडिल ईस्ट में ईरान, तुर्की और सऊदी अरबिया 3 देशों का नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। दोस्तों क्या वाकई में ऐसा है? बता दें, मिडिल ईस्ट में इजरायली संकट को दूर करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और ईरान नया गठबंधन तैयार कर सकता है। ईरान ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की को साथ लेने की है। इसके लिए तुर्की को रिझाया जा रहा है। अगर तीनों देश एक साथ आते हैं तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कमजोर होगा। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन खुद जुट चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी लगातार तुर्की के नेताओं के साथ संपर्क साधे हुए हैं। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कवायद कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को कमजोर करने के बाद इजराइल मिडिल ईस्ट का सुपर पावर देश बन गया है। इजराइल ने अब तक लेबनान, इराक, कतर, सीरिया, ईरान जैसे देशों पर अटैक किया है। सभी जगह इजराइल को बढ़त मिली है, वो भी तब जब इजराइल के आसपास मुस्लिम देश स्थित हैं। कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सभी देशों ने नए सिरे से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ में कहा यह जा रहा है कि ईरान इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। दोस्तों साथ ही साथ बहुत बड़ी अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के खिलाफ अमेरिका का विज्ञापन H-1B वीजा के दुरुपयोग पर लगा दिए गंभीर आरोप। बता दिया फायदा उठाने वाला। दोस्तों बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर बता दें, अमेरिका की ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के ट्वीट को आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट और लेबर ने ट्वीट किया है, जिसमें H-1B वीजा के दुरुपयोग को लेकर भारत को हाईलाइट किया गया है। भारत को वीजा सर्विस का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला बताया है। विज्ञापन एक प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन है, जिसके जरिए आरोप लगाया गया है कि कंपनियों ने H-1B वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग किया। विदेशियों, खासकर भारतीयों ने अमेरिकियों की नौकरी छीनी है। डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर विज्ञापन को पोस्ट किया है, जिसे कैप्शन दिया गया है कि अमेरिका के युवाओं से सपना छीन लिया गया है, क्योंकि H-1B वीजा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के कारण उनकी नौकरियां विदेशी कर्मचारियों द्वारा छीन ली गई हैं। कंपनियों को उनके दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहरा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी लारी शावेज डेरेमर की मदद से अमेरिकियों के सपनों को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MKI खरीदने की है तैयारी में। अजरबैजान पाकिस्तान सौदे के बाद बड़ी रक्षा साझेदारी। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रक्षा मंच डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया भारत के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर गंभीर बातचीत कर रहा है। ये कदम अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd विमान खरीदने के जवाब में देखा जा रहा है, जिसने दक्षिण काकेशस क्षेत्र में सैन्य संतुलन का नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों आर्मेनिया को उम्मीद है कि भारत और रशिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुखोई 30 MKI उसकी वायु शक्ति को मजबूत करेगा और अजरबैजान के पास जा रही नई तकनीक का संतुलित जवाब देगा। भारत हाल के वर्षों में आर्मेनिया का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। नई दिल्ली पहले ही उसे आकाश 1S मिसाइल प्रणाली और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार उपलब्ध करा चुकी है। ये साझेदारी आर्मेनिया की उस रणनीति को भी दर्शाती है, जिसके तहत वो अपनी रक्षा आपूर्ति में विविधता लाना चाहता है और किसी एक देश पर निर्भरता कम कर रहा है। तो वहीं अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पर आरएसएस बैन को लेकर कांग्रेस में ही मतभेद मच गया। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर कार्ति चिदंबरम ने यह क्या कह दिया बता दें। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शनिवार को कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। खड़गे की मांग पर जहां बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया, वहीं इस मामले में पार्टी में ही अलग राय देखने को मिल रही है। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के आरएसएस को बैन कर देना चाहिए वाले बयान पर पार्टी सांसद कार्ति चिदंबरम ने कह दिया कि इस तरह की रिक्वेस्ट जाहिर है मानी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आरएसएस पर बैन लगा था और फिर बैन हटा दिया गया था। मैं आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि आज के लीगल माहौल में बैन लगाना सचमुच में मुमकिन और टिकाऊ है भी या नहीं। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि आपको यह भी समझना होगा कि आज सरकार प्रधानमंत्री से लेकर ऐसे सदस्यों द्वारा चलाई जा रही है जो आरएसएस के पक्के सदस्य हैं। इस तरह की दलील जिसमें आरएसएस को बैन करने की बात कही जा रही है, ये सरकार इसे कैसे करेगी। तो वहीं दोस्तों
खड़गे के इस बयानबाजी पर बीजेपी भड़कते हुए कह दिया कि खुद दंगाइयों के साथ खड़ी है कांग्रेस। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर 50 से ज्यादा सालों तक सरदार पटेल की अनदेखी करने और उनके योगदान को कम करके आंकने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस कभी पटेल के पद चिन्हों पर नहीं चली और अब आरएसएस का विरोध करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? इस मुद्दे पर आपकी निजी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।